नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर ठहर गई, तो भारतीय जनता को लगा कि अब संविधान बचाने की लड़ाई ठहर गई है, भारत का संविधान बच जाएगा, बीजेपी और आरएसएस के दिमाग से हिंदू राष्ट्र का फितूर उतर जाएगा। भारतीय जनता को यह भी लगा कि बीजेपी कमज़ोर हो गई है। बुद्धिजीवियों को यह लगना शुरू हो गया, एकेडमिशियन को यह लगना शुरू हो गया, आलोचकों ने यह कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम बहुत कमज़ोर हो गई है, अब देखिएगा क्या क्या होने वाला है। लेकिन यह गुदगुदी थोड़े दिन में ही समाप्त हो गई, क्योंकि इन सब विश्लेषणों को बहुत जल्दबाजी में आपके सामने रखा गया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पकड़ को समझने में गलती की गई, उनकी कितनी मजबूत है स्थिति, इसको समझने में गलती की गई। मैं यह बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब हमारे सामने एक बड़ी पिक्चर आ रही है। इस बड़ी पिक्चर में हिंदू राष्ट्र, इस बड़ी पिक्चर में समान नागरिक संहिता, यह सब मुद्दे उतने ही वेग से आगे बढ़ रहे हैं जैसे पहले दो कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के आगे बढ़ रहे थे। उसमें कहीं कोई बेचैनी नहीं है। आपने देखा, हाथरस में 123 लोगों की मौत हो गई और बाबा नारायण साकार एकदम स्वच्छंद भाव से विचरण कर रहा है, उसके बारे में कहीं कोई आवाज नहीं है। गोदी मीडिया बोलता नहीं, सरकार बोलती नहीं, और हम सब सोचते हैं कि संविधान घर बैठे बच जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग जो बीजेपी की राजनीति के समर्थक नहीं हैं, उन लोगों ने भी सोचा कि 240 सीटें आने का मतलब है बीजेपी अब कमजोर हो गई है, जबकि सच्चाई कुछ और है। बीजेपी ने अपना नियंत्रण कहीं अधिक कड़ा कर दिया है चंद्रबाबू नायडू पर, नीतीश कुमार पर, ताकि उनके पलटने की संभावनाएं लगभग लगभग समाप्त हो जाएं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता का मतलब यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी के हाथ से सत्ता चली जाए या कमजोर हो जाए। कहीं भी कमजोर नहीं है। उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी शक्ति इतनी मजबूत कर ली है कि जब 240 सीटों का परिणाम आया तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पार्टी की संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुलाई। आप किन नितिन गडकरी के नाम से खबरें सुनते रहते हैं कि नितिन गडकरी ऐसा कर देंगे, नितिन गडकरी वैसा कर देंगे, नितिन गडकरी को आरएसएस का समर्थन प्राप्त है। इन खबरों से सावधान रहिए। नितिन गडकरी को आरएसएस का समर्थन प्राप्त होना एक अलग बात है, लेकिन आरएसएस का मोदी को समर्थन देते रहना एक दूसरी बात है। बीजेपी के भीतर कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो मोदी को चुनौती दे पाए। अगर कोई दूसरी पार्टी होती तो इस पर विवाद हो जाता, इस पर बवाल हो जाता, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपती कि पार्टी की संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई, लेकिन किसी भी मीडिया ने इस पर कोई बात नहीं की और नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीधे इस कड़ी को बाईपास करते हैं और एनडीए की बैठक बुला लेते हैं। बीजेपी के किसी नेता का विरोध नहीं आया। विरोध कहां गया? वसुंधरा राजे चुप हैं, शिवराज सिंह चौहान तो हमेशा चुप ही रहते हैं, नितिन गडकरी चुप हैं, और दूसरे तमाम नेता, चाहे उत्तर के, चाहे दक्षिण के, चाहे पूर्वी भारत के, सब जगह से मोदी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पार्टी पर इस तरह से अपनी पकड़ बनाई है कि कोई भी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। आपने इंडियन एक्सप्रेस की वह रिपोर्ट देखी होगी जिसमें 25 से ज्यादा विपक्षी नेताओं का हवाला दिया गया था कि कैसे भ्रष्टाचार के आरोपों से गिरे 25 नेताओं को क्लीन चिट मिलती जाती है धीरे धीरे, जैसे जैसे वह बीजेपी के सदस्य होते जाते हैं, बीजेपी में आते जाते हैं और बीजेपी को तीसरी बार बहुमत दिलाने के कामों में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ईडी सीबीआई केवल विपक्षी नेताओं पर काम करती है। इस
तरह की खबरें हमारे सामने मौजूद हैं जो बताती हैं कि पार्टी में अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए किस तरह से इन एजेंसियों का पार्टी नेताओं के खिलाफ भी दुरुपयोग किया जाता रहा है। यह सारी बातचीत इस बैकग्राउंड में हो रही है, इस भूमिका के लिए हो रही है क्योंकि बीजेपी ने अब अपने एजेंडे पर काम शुरू कर दिया है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली विश्वविद्यालय में होने जा रही है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के एलएलएम के कोर्स में यानी कानून की पढ़ाई के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल किया जा रहा है। आप मनुस्मृति को जानते होंगे, आपने मनुस्मृति का नाम निश्चित रूप से सुना होगा। मनुस्मृति यानी वह किताब जिसमें ब्राह्मणों की महानता का जिक्र है, वह किताब जो शूद्रों को, दलितों को, महिलाओं को किसी भी तरह का अधिकार देने से मना करने वाली किताब है। एक ऐसी किताब जिसने एक भारत में वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। भारत के सवर्ण तबके में इस किताब को लगभग एक ईश्वरीय वाक्य की या ईश्वरीय संदेश की मान्यता प्राप्त है। आपको याद होगा और आपने वो खबरें सुनी होंगी कि कैसे राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर मनु की एक प्रतिमा हुआ करती थी। इस तरह से मनु का असर भारत में रहा है। यह किताब भारत में दलितों की स्थिति की बहुत हद तक जिम्मेदार है। महिलाओं की जो दुर्दशा भारत में होती आई, उनको पढ़ने के अधिकार नहीं थे, उनको बोलने के अधिकार नहीं थे, उनको घरेलू हिंसा पर सामने आने के अधिकार नहीं थे, इन सब को रीति रिवाज बना दिया था वह इस किताब ने बनाया था, मनुस्मृति ने बनाया था। मनुस्मृति की एक वानगी मैं आपको सुनाता हूं। बहुत छोटी सी एक बात सुनते जाइए क्योंकि ये पूरी किताब ही इसी तरह की ऐसी बातों से भरी हुई है जो आज के ज़माने में जिसका जिक्र करना भी एक अपराध की तरह लगता है। और यह लगता है कि आखिर हम ऐसी किताब जो इतनी विभाजनकारी है, जो मनुष्य को बांटती है, कैसे उस किताब को हम किसी पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन 1925 से आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पर काम कर रहा है, यह किताब उसी का दस्तावेज है। नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि वह एक गर्वित यानी गर्व करने वाले आरएसएस कार्यकर्ता हैं। वह आरएसएस के स्वयंसेवक होने पर गर्व महसूस करते हैं। उस आरएसएस की बुनियाद में मनुस्मृति है, हिंदू राष्ट्र है। सुनिए क्या बात मनु स्मृति में है और कैसे इन चीज़ों पर आरएसएस धीरे धीरे इनको अपनी शाखाओं के माध्यम से, कथित संस्कारों के माध्यम से आपको सुनाता रहता है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि अगर एक अपराध यानी किसी की हत्या एक ब्राह्मण जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति करे और वैसा ही अपराध मनु के हिसाब से, हम नहीं मानते इसे, लेकिन मनु के हिसाब से कथित निचली जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति करे, यानी दोनों जातियों के लोग मर्डर करें, तो ब्राह्मण को इससे माफी मिल सकती है। उसको आधी सजा से ही मुक्त किया जा सकता है और संभव है कि उसको सजा ही ना दी जाए, लेकिन अगर वह व्यक्ति इनके हिसाब से निचली जाति में पैदा हुआ है तो उसे वह सजा जरूर ही मिलेगी। वह सजा मृत्यु दंड भी हो सकती है। मनुस्मृति कहता है कि पत्नियों का पूरा जीवन, स्त्रियों का पूरा जीवन केवल पुरुषों की कृपा पर आधारित है। मनुस्मृति इससे भरा हुआ है। मनुस्मृति कहता है कि अगर उसके हिसाब से शूद्र या निचली जाति का व्यक्ति अगर शिक्षा की एक बात भी सुन ले, वेद की एक बात भी उसके कान में पड़ी जाए, तो उसके कान में खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। यह मनुस्मृति है। यह मनुस्मृति है जो बताती है कि इसने जिसको निचले वर्ण का बताया है उसे शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। यह मनुस्मृति बताती है कि आपकी बेटियों को कोई अधिकार नहीं है। क्या आप इस मनुस्मृति के अब भी समर्थक होंगे? क्या इसका साथ आप देंगे
यह मनुस्मृति कथित सवर्णों की बनाई हुई वह किताब है जो उनकी महानता का गुणगान करती है। अब ऐसी किताब को दिल्ली विश्वविद्यालय कानून की पढ़ाई का हिस्सा बनाने जा रहा है। यहाँ आपको याद दिलाना जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में महाराष्ट्र के कोलाबा में मनुस्मृति को जलाया था और उन्होंने कहा था कि यह मानवता के विरुद्ध है। यानी मनुस्मृति में जो कुछ लिखा गया है वह मनुष्य में विभाजन करता है। कैसे आप इसको स्वीकार कर सकते हैं अगर आप में जरा भी मानवता है? आप मनुस्मृति के विरोधी हो सकते हैं। मनुस्मृति का समर्थक होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक जातिवादी व्यक्ति हों, आप एक आरएसएस समर्थक, एक ऐसे संघी व्यक्ति हों जिसने अपना विवेक नरेंद्र मोदी के चरणों में समर्पित कर दिया है, मोहन भागवत को अपना दिमाग कैद करके डब्बे में बंद करके दे दिया है। ज्योतिबा फुले ने मनुस्मृति की अनेक अवसरों पर आलोचना की है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय जब एलएलएम के कोर्स में कानून की पढ़ाई में इसको शामिल कर रहा है तो वह क्या कह रहा है, कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मनुस्मृति को न्याय शास्त्र में पढ़ाने से विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ेगी, उनकी न्याय करने की क्षमता बढ़ेगी। क्या हम न्याय को जातियों के आधार पर देखेंगे? इसके पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि भारतीय दर्शन परंपरा का गहरा ज्ञान होगा, मनुस्मृति को पढ़ाने से ज्ञान मीमांसा में मदद मिलेगी। आपको बताना जरूरी है कि महाश्वेता देवी जैसे लेखकों कि उनके लिखे लेख, महाश्वेता देवी का द्रौपदी जैसा उपन्यास इस टेक्स्ट से हटा दिया गया है, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ऐसे तमाम साहित्य, ऐसे तमाम निबंध, ऐसे तमाम लेख पुस्तकें जो विचार पैदा करने की शक्ति रखती हैं, जो असंतोष और या जो गुलामी की मानसिकता पर टिप्पणी करती हैं, उसको आप कोर्स से हटा देते हैं। आपको फैसला करना होगा, आपको समझना होगा कि आप भारतीय संविधान के साथ हैं, उसी संविधान के साथ जिसको बदलने की मांग पर आपने बीजेपी को 240 सीटों पर रोक दिया। लेकिन बीजेपी रुकने वाली पार्टी नहीं है, नरेंद्र मोदी रुकने वाले व्यक्ति नहीं हैं, मोहन भागवत रुकने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वह मनुस्मृति को लेकर आ गए। वह उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अक्टूबर से लेकर आ रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, इसका मतलब आप अपनी बेटी पर होने वाले अत्याचारों का समर्थन करते हैं। आप मनुष्य में भेद का अंतर करते हैं। मनुस्मृति ब्राह्मणवाद को महान बताने वाली पुस्तक है। मनुस्मृति में एक भी ऐसी बात नहीं है जो समाज में को समावेशी बनाए, जो समाज को आगे ले जाने का काम करे, जो समाज में सबको हक देने का काम करे। हमारा संविधान हमको हक देता है, हमारा संविधान हमको गरिमा देता है, हमारा संविधान हमको बंधुत्व देता है। इस संविधान के लिए हमें खड़ा होना है, इस संविधान की लड़ाई हमें लड़नी है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहने का मतलब है संविधान पर हमले तेज होते जाएंगे। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों पर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसे और दोस्तों तक, साथियों तक, परिजनों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए, हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक अपनी बात रख सकें और हिंदू राष्ट्र का विरोध कर सकें, मनुस्मृति का विरोध कर सकें, संविधान के लिए अपना संघर्ष जारी रख सकें। नमस्कार।